Welcome on my YouTube channel, guys. I hope you are all good. So if you want any kinds of support from my side like server administrator, VMware, storage, so you can call and mail me, and you can also comments on our videos. Contact details are below in description box. So let's start the video. ओके गाइस, तो हम अपने वीडियो में आ चुके हैं। ओके, लास्ट सेशन हमने वन ईयर पहले बनाया था, जो डेल का स्टोरेज था, वो भी लाइक सिमिलर सा मॉडल था। वो लास्ट मॉडल जो था वो ME4012 था, और ये डेल का लेटेस्ट वन मॉडल है। इसको हम इस मॉडल का नाम है ME5012। वो 4012 था और ये 5012 है। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम लोगों ने ना WWN नंबर के थ्रू लाइक फाइबर केबल से कनेक्ट किया था, लेकिन WWN नंबर के थ्रू हमने उसको मैप किया था ऑन द सर्वर। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम फिर से फाइबर से कनेक्ट करेंगे, लेकिन हमारा प्रोटोकॉल थोड़ा अलग रहने वाला है। इस बार हम प्रोटोकॉल यूज करने वाले हैं ISKG। ओके, तो इसमें आप ISKG समझ लेंगे, और लास्ट वाले में आपने जो देखा था वो WWN नंबर के थ्रू देखा हुआ था। तो चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो ऑलरेडी हमने रिकॉर्डेड करके रखा है, हम इसको मॉडिफाई करके आपको 1 बाय 1 इसके फीचर और बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं कि हम कैसे इसको यूज करेंगे और कैसे हमने इसकी कनेक्टिविटी की है। हमने कुछ इसके पिक्चर्स डाली हुई है इस वीडियोस में, जो मैंने खुद से कनेक्टिविटी की उन पे मार्क करके डाला, तो वो आपको थोड़ा सा और विजुअल थोड़ा समझ में आ जाएगा। ओके, चलो थोड़ा सा नेक्स्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये इसका मॉडल है। फ्रंट मॉडल पावर वोल्ट ऐसा लिख के आएगा। ये आपको सामने डेल का वेजल देखने को मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको स्टोरेज की हार्ट बीट और जो भी अलर्ट्स हैं उसका इंडिकेशन देखने को मिल जाएगा। और बैकएंड साइड में आपको HVA के पोर्ट दिख रहे होंगे, जिसमें हम फाइबर कनेक्ट कर सकते हैं। फाइबर हम इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि हमें स्पीड अच्छी मिले, तो ये हमने सारे जो फाइबर के पोर्ट लिए हुए हैं वो 10 गिग के लिए हुए हैं। ओके, 10 Gbps वाले। और दोनों साइड आपको पावर कंट्रोलर देखने को मिल रहे होंगे। लेफ्ट हैंड साइड में एक पावर कंट्रोलर है, एक राइट हैंड साइड में पावर कंट्रोलर है। दो इसलिए रेडिडेंस के लिए, अगर इन फ्यूचर कुछ डेटा सेंटर, एक PDO या इंटरनल स्टोरेज के कुछ पावर सप्लाई में इशू आता है, तो हम एक से स्टोरेज मैनेज कर सकें, हमारे कोई भी लन या हमारा कोई भी वॉल्यूम डाउन ना जाए, जिससे कि हमारे कोई भी प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट ना पड़े। ओके, सिमिलर आपको दो देखने को मिल रहे होंगे। आपको कंट्रोलर ए, कंट्रोलर बी। कंट्रोलर ए पे सेम पोर्ट देखने को मिल रहे होंगे टॉप पे, और कंट्रोलर बी के भी आपको डाउन साइड आपको सेम पोर्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 2 मैनेजमेंट पोर्ट मिलेंगे और 2 हमारे इनक्लूजर ऐड करने के लिए भी पोर्ट देखने को मिल रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। ओके, अभी हमने जो कनेक्टिविटी की है वो मैंने इस ग्राफ में समझाने का आपको ट्राई किया हुआ है कि हमने अभी कनेक्टिविटी एक्चुअल में की कैसे है। सबसे ऊपर वाला जो हमारा है वो स्टोरेज है, बाकी के नीचे हमारे सारे इनक्लोजर हैं। ओके, तो इनक्लोजर हमने कैसे कनेक्ट किए हैं, आप इस पे स्काई ब्लू केबल के थ्रू देख सकते हैं कि हमारा स्टोरेज से इनक्लोजर कैसे कनेक्ट है। तो अभी हमारे पास जो कंट्रोलर हैं और सॉरी जो इनक्लोजर हैं वो 3 इनक्लोजर हैं और एक स्टोरेज है। उसी के बिहाफ पे हमने ये पिक्चर बनाई हुई है, डायग्राम बनाया हुआ है। ओके, तो आप इससे देख सकते हैं कि हमने कैसे इनक्लोजर कनेक्ट किए हो। ठीक है, इनक्लोजर कनेक्ट करने के लिए हमको केवल जस्ट केबल की ज़रूरत होती है, जो कि मिनी HBA केबल आती है, जिसको मिनी HBA केबल बोलते हैं। अगर आप इनक्लोजर लेंगे तो डेल आपको उस केबल को साथ में लेके देगा, तो वो उससे बरी रहें आप। आपको कोई अलग से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, और उसके लिए कोई अलग से कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे इनक्लोजर ऐड करते हैं और आप अपने स्टोरेज 5012 को रीबूट लेंगे, तो वो ऑटोमेटिक इनक्लोजर का जो भी स्पेस है, जो भी डिस्क है, वो आपके 5012 के कंसोल पे विजुअल होने लगेगी। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट करते हैं वीडियो को। ये हमने कनेक्टिविटी की हुई है। ये जो आपको रेड कलर से दिख रही है फाइबर कनेक्टिविटी, ये हमने स्टोरेज टू हमारा जो सर्वर है, ठीक है, जिस सर्वर पे हम ISKG के थ्रू माउंट करने वाले हैं, वो कनेक्टिविटी की है। ओके, सर्वर का हमने सर्वर में हमारे वैसे एक HBA में 2 पोर्ट देखने को मिलते हैं फाइबर के। ओके, तो हमने क्या किया है, हमने एक ही सिंगल HBA पे दोनों फाइबर कनेक्ट नहीं किए हैं, बिकॉज ऑफ अगर कोई हमारा सिंगल HBA डाउन होता है तो हमारे कोई लंस या वॉल्यूम पे इम्पैक्ट ना आए, इसलिए हमने अलग अलग, हमारे पास 2 HBA के पोर्ट थे, हमने दोनों पे 1 केबल डाली हुई है। और सिमिलर हमने स्टोरेज पे क्या किया हुआ है, स्टोरेज के कंट्रोलर ए पे एक केबल डाली है, कंट्रोलर बी पे एक केबल डाली हुई है। ठीक है, और आप ये जो ब्लैक सी केबल देख रहे हैं, मोटी सी ब्लू कलर जिसमें स्टेप लगा बाहर निकालने के लिए, इसको मिनी HBA बोलते हैं, और ये हमारी स्टोरेज टू इनक्लोजर को कनेक्ट करने के काम आती है। और जो अभी इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि केबल की लेंथ थोड़ी सी बड़ी थी, तो केबल पूरी इसमें आई नहीं, फोटो में विजुअल नहीं हो पाई, बट हमने आपको पहले भी
उसका डायग्राम दिखाया हुआ है कैसे कनेक्ट करने हैं, तो उसको देख के आप कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको क्वेरीज है तो आप मैंने नंबर पहली वीडियो में दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए इसके जो डिफ़ॉल्ट आईपी होते हैं वो डिफ़ॉल्ट आईपी होते हैं 10.0.0.2 और 3, ठीक है। तो हमने क्या किया हुआ है, अभी किसी एक कंट्रोलर के एक ही मैनेजमेंट पोर्ट पे केबल लगाई है, तो मुझे भी अभी ये नहीं पता कि कौन सा IP2 हमारा एक्सेसिबल है या 3 एक्सेसिबल। तो हम एक एक करके ट्राई कर रहे हैं। शायद 3 एक्सेसिबल नहीं था, हमने करके देखा था पहले, शायद 2 एक्सेसिबल है। तो आपको करना क्या है, अभी मैंने क्या किया, ये डायरेक्ट लैपटॉप अपने स्टोरेज के मैनेजमेंट पोर्ट पर कनेक्ट किया हुआ है। ओके, सॉरी, सर्वर कनेक्ट किया हुआ है और सर्वर से हम अपना ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने करना क्या है, आपको जब भी आप 2 वाले IP को एक्सेस करेंगे तो उसके लिए अपने जो सर्वर का पोर्ट है जिस पे आपने केबल लगाई हुई है, निक पोर्ट, उस पर हम सिमिलर टाइप ऑफ IP डालेंगे। लाइक अगर 10.0.0.2 है और 3 हमारे स्टोरेज का है तो हम 4 या 5 अपने सर्वर पे डाल लेंगे। आपने जो लैपटॉप से कनेक्टिविटी की है तो लैपटॉप पे डाल लेंगे, अदरवाइज सर्वर से किए हुए डायरेक्ट तो सर्वर पे डाल लेंगे, ठीक है। तो हम अब 2 से ट्राई कर रहे हैं लॉगिन करने का। इसको इस सर्टिफिकेट का अलर्ट देगा तो आपको जस्ट प्रोसीड करना है। ओके, 2 पे अनसेफ पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। ओके, ये वेलकम स्क्रीन पे आ गया है। ये हमारा कुछ इंटरफेस ऐसा देखने को आपको मिलेगा, पावर होल्ड मैनेजर करके लिख के आएगा। आगे इस पे मॉडल भी देखने को मिलेंगे जब हम इसके डैशबोर्ड पे पहुंचेंगे तो, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें कोई पासवर्ड लिख के पासवर्ड या कोई यूजर नेम सेट होके नहीं आता, तो ये दोनों चीज़ें आपको मैनुअल इनिशिएट करनी पड़ेंगी फर्स्ट लेवल पे। ओके, तो यूजर नेम जस्ट हमने एडमिन डाला, पासवर्ड हम अपना रख सकते हैं जो भी आपको रखना हो, और इसको अप्लाई कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। अभी ये क्या दिखा रहा है, हमने जो कंट्रोलर देखे थे, कंट्रोलर ए कंट्रोलर बी, उनका इसमें आपको फर्मवेयर का वर्जन दिखा रहा है कि हमारे में दोनों फर्मवेयर के वर्जन पड़े हुए हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ये फर्मवेयर है, एक्टिव वर्जन, इंस्टॉल और नॉट एक्टिवेट। ये नीचे आप देखोगे तो बंडल का पूरा जो फर्मवेयर का हमारा बंडल है उसकी सारी आपको डिटेल देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले करना क्या, देखो हम इस पेज को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम कुछ इनिशियल लेवल पे कॉन्फ़िगर कर लेंगे, लेकिन जब हम स्टोरेज कॉन्फ़िगर करेंगे तो हम पहले डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 4-5 स्टेप होती है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मेन पेज है ये। ओके, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन स्टेप में पहले सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, लाइक नेटवर्क इसमें आपको ISKG के देखने को नहीं मिलेंगे, इसमें मैनेजमेंट का नेटवर्क देखने को मिलेगा अभी इस पेज पे। ISKG की जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम वो डैशबोर्ड पे जाके कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। डेट एंड टाइम देखने को मिलेगा। यूजर कॉन्फ़िगरेशन की हम किसी यूजर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और कितनी यूजर बनाते हैं, रीड एंड राइट, नोटिफिकेशन और ISKG कंट्रोलर। ओके, तो हम ISKG यहाँ पे नहीं कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, वो उसको हम बाद में करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेवल, फिर हम सेकंड सपोर्ट असिस्ट कॉन्फ़िगर करेंगे, लाइसेंस वगैरह जो भी है, ठीक है। अभी इसको कॉन्फ़िगर स्टेप करके स्टार्ट करेंगे। स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन भी यहीं से, सारी कॉन्फ़िगरेशन आप यहीं से कर सकते हैं, लेकिन हम डैशबोर्ड से करेंगे ना तो मैं थोड़ा सा अच्छा विजुअल आता है वहाँ से देखने को, आपको सही से देखने को मिलेगा। तो हम इस पे IPv4 को सिलेक्ट कर लेंगे। अभी तो इनिशियल टाइम पे हम इसका एक IP हम चेंज करने वाले हैं कंट्रोलर का। हमने जो अभी 2 से एक्सेस किया तो हम 3 का IP चेंज कर देंगे, ठीक है। कंट्रोलर ए और कंट्रोलर बी का आई होप आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा कि अगर कोई हमारा एक कंट्रोलर डाउन जाता है तो हम कंट्रोलर बी से या कंट्रोलर ए के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कंट्रोलर बी में IP डाल दिया है, क्योंकि ये सेम IP हम अपने रेंज में चलाने वाले हैं सर्वर पे, तो उसी के लिए हमने ये डाला हुआ है। तो आप भी वही, आपका जो भी रेंज रहेगा, आपको जो रखना हो वो मैनेजमेंट IP रख सकते हैं। अप्लाई एंड कंटिन्यू करेंगे। ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू चेंज द IP सेटिंग, तो आपको जस्ट ओके करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये जस्ट कॉन्फ़िगर कर देगा अपने कंट्रोलर बी के लिए। तो हमने कंट्रोलर बी का हमारा IP चेंज हो गया है और कंट्रोलर ए का हमने नहीं किया है। अब यहाँ पे क्या है, कंट्रोलर ए कंट्रोलर बी, यहाँ पे होस्ट नेम सेट कर सकते हो, लेकिन होस्ट नेम दोनों कंट्रोलर बेस होते हैं, तो हम अभी कुछ करने वाले नहीं हैं। ओके, हम अभी ना तो होस्ट नेम सेट करने वाले हैं ना DNS डालने वाले हैं,
और ना ही डोमेन नेम डालने वाले हैं। अगर आपके पास डीएनएस या डोमेन नेम है तो आप डाल सकते हैं। डीएनएस बोले तो एक्टिव डायरेक्टरी वाले सर्वर का आईपी डलता है, और डोमेन नेम जो भी आपका डोमेन चल रहा है, जैसे scl.com हो गया या wipro.com हो गया, तो वो हमारा डोमेन है। जिससे हमारा एडी कॉन्फ़िगर है वो हम डोमेन डाल सकते हैं। तो अभी हम टाइम चेंज इसका कर सकते हैं। टाइम आपको चेंज करके जस्ट ओके करना है। ओके, यूजर कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अभी हम कुछ करने वाले नहीं है। जो हमने एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, आप यहाँ लोकल क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अभी लोकल ही किया है एडमिनिस्ट्रेटर। एलडैप मतलब ये हमारा एडी से ऑथेंटिकेट हो जाएगा। जब आप अगर एक्टिव डायरेक्टरी का वहाँ पे डोमेन नेम और डीएनएस का आईपी डालेंगे, उसके बाद हम एलडैप की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जस्ट लोकल पे क्लिक करके, लोकल हमारा जो एडमिन अभी बना हुआ है, इसके पास सारे रोल हैं, मैनेज है, स्टैंडर्ड है, मॉनिटर, तीनों रोल को ये मैनेज कर रहा है अभी। अगर आपको कोई न्यू यूज़र बनाना है तो आप न्यू यूज़र बना सकते हैं। ऊपर ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू यूज़र करके, और इसमें आप देख भी सकते हैं कि मैनेज स्टैंडर्ड मॉनिटर सारे। टाइम आउट 30 मिनट का है, आप टाइम आउट चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड को चेंज यहाँ से भी कर सकते हैं मैनुअली, अगर आप भूल जाते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम को आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम होती है इसके पासवर्ड को रीसेट करने में। ओके, नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको SMTP सर्वर होना बहुत ज़रूरी है, बट आपके पास हो तो आप यहाँ पे ईमेल अपनी डाल सकते हैं, कौन सी ईमेल आपको रखनी है। तो SNMP की भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सिस्बोल या स्किप दिस स्टेप पे हम क्लिक करके इसको जस्ट कंटिन्यू कर देंगे। ओके, ISKG के लिए अभी हम कुछ करने वाले नहीं है, जस्ट ओके कर देंगे। और ये लाइसेंस हमको जरूर एक्टिवेट करना है। लाइसेंस सेकंड हमारा जो ऑप्शन आता है लाइसेंसिंग का, वो उसको जरूर हमको आई एक्सेप्ट करके, जो इनका एग्रीमेंट है उसको आप रीड कर सकते हैं प्रॉपर, और बेसिकली लोग करते नहीं है, तो जस्ट उसको इनेबल करके ओके कर देंगे। तो हमें कोई प्रॉक्सी के थ्रू जाना नहीं है, तो जस्ट डायरेक्ट कनेक्टिविटी है हमारी, तो कनेक्ट डायरेक्टली, तो हमको बस टेस्ट एंड इनेबल कनेक्टिविटी करनी है। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये सपोज सिस्ट पे कॉन्फ़िगर होगा। और जस्ट कंटिन्यू, ये पूछ रहा सपोज इनेबल बट योर कनेक्शन इज नॉट प्रॉपरली। इस पे हम अपनी जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो हम अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से भर लेंगे, लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं इसको जस्ट स्किप करके कंटिन्यू करने वाला हूँ आगे। नेक्स्ट टाइम हम ये सारी चीज़ें हम फिर डैशबोर्ड पे फिल कर लेंगे। ओके, स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन ये आपको करनी ही पड़ेगी। विदाउट, जब तक आपको ये कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तब तक आपको ये डैशबोर्ड पे नहीं जाने देगा। तो इसकी जो कुछ प्री रिक्वेस्टेड है इसको ऑटो पे जाने देंगे, फिर हम उसको लन को बाद में डिलीट करके दोबारा से क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो वर्चुअली हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि एज पर द स्टैंडर्ड मोस्ट ऑफ लोग वर्चुअली लाइक कॉन्फ़िगर करते हैं, तो हम वर्चुअली करके चलेंगे। जस्ट कंटिन्यू। और ये हम इसको अभी देखो पूल बनाने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अभी हमारे पास विजिबिलिटी नहीं है कि कितनी SSD हैं, कितनी SSD हैं, कितनी नॉर्मल डिस्क हैं SSD, और कितनी नॉर्मल डिस्क हैं। अभी हमारे पास वो कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, अभी जस्ट कॉन्फ़िगर करें। तो हम इसको क्या करेंगे, ऑटो स्टोरेज सेटअप कर देंगे, ये ऑटो कर देगा। उसके बाद फिर हम अंदर जाके इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, ऑटो स्टोरेज सेटअप वो अपना कर रहा है, वो थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको थोड़ा सा आप वेट करना है बस। और प्रोविजनिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें होस्ट, मतलब ये सेकंड स्टेप है हमारी। पहले हम इसके लाइक लन को क्रिएट करेंगे, उसके बाद होस्ट इनिशिएट करेंगे और वॉल्यूम बनाएंगे। तो ये तो हम बाद में कर सकते हैं। जैसे ही आपने स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन कर ली तो ये कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड पे जाने के लिए आपको अलाउ कर देता है। तो अभी हम जस्ट इसको छोड़ के जस्ट कंटिन्यू टू डैशबोर्ड करते हैं। तो कुछ सेटिंग वहाँ पे भी देखेंगे कि डैशबोर्ड पे क्या क्या हमको सेटिंग देखने को मिल रही है। ओके, अलर्ट से आपको देखने को मिल जाएंगे। सिस्टम हेल्थ डिग्रेड दिख रही है क्योंकि इसमें पावर एक ही लगा हुआ है। हेल्थ अलर्ट 0 है, इन्फॉर्मेशन अलर्ट 1 है, अलर्ट टू एक्नोलेज करने वाली चीज़ें 18 है। इसका रीज़न ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें भी कॉन्फ़िगर नहीं हुई हैं, तो उसको जस्ट एक्नोलेज कर दोगे तो ये अलर्ट का जो नोटिफिकेशन है वो हट जाएगा। सिस्टम हेल्थ इसमें जैसी पावर प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी हो जाएगी तो ये सिस्टम हेल्थ जो डिग्रेड आ रहा है वो भी ऑप्शन आपका ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं। ओके,
तो यहाँ पे देख लेते हैं पेयर कनेक्शन। पेयर कनेक्शन मीन्स हमने जो केबल्स लगाई है, जो हमने जो येलो कलर की केबल देखी थी जो लगाई हुई थी, वो मैंने आपको बताया था। हमने कंट्रोलर एक पोर्ट पे मतलब A0 पे एक केबल लगाई हुई है और एक कंट्रोलर के ऊपर मतलब जो दूसरे वाले कंट्रोलर है एक उस पे केबल लगाई। तो जिन जिन पे केबल लगी है वो अब दिखा रहा है, बाकी को डिस्कनेक्ट दिखा रहा है। जैसे A0 पे लगी हो, B0 के फर्स्ट वाले पोर्ट पे लगी, तो दोनों अब दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे ISKG का IP डाल लेते हैं। ISKG मतलब देखो कंट्रोलर अभी समझ में आ गया ना। A0 पे केबल लगी है तो एक A0 पे IP डाल लेंगे, पोर्ट B0 पे एक केबल लगी है तो पोर्ट B0 पे एक हम IP डाल लेंगे। ठीक है, तो ये IP डालने का मतलब हम जब यहाँ पे IP डालेंगे तभी हम ISKG वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। ये तो आप सब लोगों को पता होगा कि ISKG कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं। ISKG कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको जो सर्वर पे एक रोल डालना पड़ता है ISKG इनिशिएटर का, MPIO का रोल डालना पड़ता है, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। ओके, तो वही करने वाले हैं। ओके, ये सर्वर साइड पे आ गए हम। एक्चुअली हमने उसी सर्वर से इसका रिमोट लिया हुआ है, तो हम जस्ट ऐसे cpl खोलेंगे, ncpa.cpl खोलेंगे तो हम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। तो हमने क्या की हुई है, जो एक इसमें लिखा है ना ISKG 1 और ये स्लॉट 2, हमने इन दोनों पे जो फाइबर की केबल है वो लगाई। तो इसको हम जस्ट मार्क कर लेते हैं कि ये हमारे ISKG के पोर्ट है, मतलब हमने इन पे केबल लगाई हुई है। ओके, ISKG 1 एंड ISKG 2, और इन पे हम IP डाल लेंगे जो हमारे एनवायरनमेंट में चल रहा है। ये 10 गिग का आपको देखो दिख रहा होगा, डुअल पोर्ट 10 गिग SFP है, ईथरनेट के साथ 3.0 एडेप्टर है। ओके, IP आपका सिमिलर रेंज में होना चाहिए, या सिमिलर रेंज में नहीं है, ये हमने IP डाल ली है। IP थोड़ा सेंसिटिव है तो वो आपको दिखा नहीं सकते। सिमिलर रेंज का मतलब है या तो सिमिलर रेंज में हो, जैसे कि हमारे प्रॉपर पिंग आए स्टोरेज टू सर्वर। अगर सिमिलर रेंज में नहीं है तो हमें नेटवर्क टीम से बात करके उसको लाइक VLAN एनेबल करवाना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि हमारा पिंग अगर डिफरेंट IP से लेना चाह रहे हैं, डिफरेंट IP पे हमारा सर्वर चल रहा है और हमारा स्टोरेज का कोई डिफरेंट IP, तो उसके लिए हमें पोर्ट एनेबल कराना पड़ेगा और VLAN में हमको वो IP डालना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारी पहले ISKG कॉन्फ़िगरेशन हो गई। आई होप ISKG की कॉन्फ़िगरेशन आप लोग समझ गए होंगे। ISKG मतलब स्टोरेज साइड पे हमको क्या करना है, हमने जिस जिस पोर्ट पे केबल लगाई है यहाँ पे वो पोर्ट अप दिख जाएंगे, और जैसे ही आप क्लिक करोगे वो अप वाले पोर्ट पे हमको IP डाल देने हैं। और सेम सर्वर एंड पे करना। सर्वर एंड पे तो नॉर्मल जैसे अपने लैपटॉप में अगर केबल लगाओ तो उसमें जो डिस्कनेक्ट का सिंबल आता है क्रॉस बन के वो रिमूव हो जाता है, केबल कनेक्टिविटी दिखाना लगता है, उस पर बस IP डालना होता है। तो हमको पहले सिमिलर रेंज का IP डाल लेना है दोनों पे। ओके, वॉल्यूम पे बाद में चलेंगे, पहले हम स्टोरेज कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो हमने जो स्टोरेज कॉन्फ़िगर जो ऑटो कॉन्फ़िगर हुआ था वो इसमें पूल के अंदर दिख जाएगा, पूल ए के अंदर, तो हम उसको पहले डिलीट कर लेंगे जो ऑटो कॉन्फ़िगर हुआ है, उसके बाद फिर हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। अरे इसको थोड़ा सा, एक सेकंड। ओके, ये उसने ऑटो कॉन्फ़िगर कर दिया है तो हम इसको पहले जस्ट डिलीट कर देंगे। इसमें हम यूजर का डेटा रखने वाले हैं तो फिर हम उसी हिसाब से अपनी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ओके, तो हम पहले स्टोरेज बनाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा अडेप्ट करके एक आपको परफॉर्मेंस रेड लेवल दिख रहा होगा। ये ME के जितने भी स्टोरेज आते हैं उसका एक अपना ये रेड है, जैसे आपने रेड 5, रेड 1, रेड 5, रेड 6, रेड 10 सुना होगा, ऐसे एक अडेप्ट करके रेड है इनका खुद का। तो ये खुद का जब हम ऑटो कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये सारी हार्ड डिस्कों का स्पेस लेके वो अडेप्ट के साथ बना देते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एडेप्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्क आप 128 ऐड कर सकते हैं और मिनिमम नंबर डिस्क आपको 12 चाहिए होता है। लेकिन ME के केस में अगर आप रेड 5 या रेड 6 में जाओगे तो मैक्सिमम हार्ड डिस्क आप एक पूल के अंदर या एक रेड के अंदर 16 मतलब 16 हार्ड डिस्क केवल ऐड कर सकते हैं।
इससे ज़्यादा आप हार्ड डिस्क ऐड नहीं कर सकते। और अगर आप एडेप्ट के केस में जाओगे, एडेप्ट आप रैड लेवल सेलेक्ट करते हो तो 128 हार्ड डिस्क आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास दो टाइप की हार्ड डिस्क हैं, एक SSD सैस और एक नॉर्मल सैस। तो हम एक SSD सैस का अलग पूल बना लेंगे और एक हम नॉर्मल सैस का एक अलग पूल बना लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे रैड 6 सेलेक्ट कर लेंगे। रैड 6 की कॉन्फ़िगरेशन आई होप आप सब लोगों को पता होगी। मिनिमम हार्ड डिस्क 4 चाहिए होती है क्योंकि उसमें डबल हार्ड डिस्क रिडंडेंसी हमको मिलता है। तो मैक्सिमम आप हार्ड डिस्क इसमें 16 ही ऐड कर सकते हैं। वो आप अगर राइट हैंड साइड समरी में देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये 12 हार्ड डिस्क, क्योंकि हमारे पास जो SSD का काउंट है हार्ड डिस्क का वो 12 ही का है, तो हमने 12 की 12 हार्ड डिस्क सेलेक्ट कर ली। ठीक है, और ये नॉर्मल देखोगे आप तो नीचे SSD के अलावा नॉर्मल सैस मिलेगी आपको, नॉर्मल सैस का है, इसका हम एक अलग पूल बना लेंगे। ठीक है, तो हमने 12 हार्ड डिस्क का एक रैड 6 का पूल बना लिया। इसमें हम इसका रैड का नाम भी दे देंगे जिससे कि हमारा आइडेंटिफाई हो जाए। ठीक है, जो आप जो भी रखना चाहते हो वो रख सकते हो। नेक्स्ट करेंगे तब उसके बाद आएगा ऑप्शन उस नाम कॉन्फ़िगर करने के लिए। ओके, ये सारी चीज़ें बता रहा है। तो डिस्क ग्रुप आपका DGA0 बन करके आ गया, तो इसका हम नाम भी चेंज कर सकते हैं। इस पे हम एक मिनट डिस्क ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो DGA0 बन आ रहा है ना, तो इसको हम कर देंगे SSD करके कर देंगे। ओके, इस पे जस्ट आप क्लिक करो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, आप 2-3 बार आपको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमने SAS02 कर दिया, उसका SSD किया, इसका SAS02 किया। ये आप अलग अलग देख सकते हो, नंबर ऑफ डिस्क 14 और नंबर ऑफ डिस्क 15। मैंने दोनों के रेड बना दिए हैं। रेड 5 और रेड 6 सेलेक्ट किया था, लेकिन एज पर द मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट हमको यहाँ पे रेड 5 बनाना था, तो इसलिए हमने एक में 14 हार्ड डिस्क, एक में 15 हार्ड डिस्क ली हुई है। ये सैस वाला है। इस सैस की एक्चुअली क्वांटिटी ज़्यादा थी, 15-30 हार्ड डिस्क थी। इसमें हमने एक हॉट स्पेयर भी लिया हुआ है। ठीक है, और ऊपर वो हमारा SSD का है जो रेड 6 के साथ गया। इसमें हम हॉट स्पेयर, नीचे स्पेयर का ऑप्शन आता, तो हम एक डिस्क को इसको ग्लोबली ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसको हमने एक को बना दिया हॉट स्पेयर। ठीक है, ये हमारे बन गए हैं, क्या बन गए हैं, स्टोरेज के पूल। पूल A और पूल B। A में हमारी SSD है और B पूल में हमारी नॉर्मल सैस है। अब फिर से प्रोविजनल पे जाके वॉल्यूम पे चलेंगे। अब यहाँ पे हम क्रिएट वॉल्यूम करने वाले हैं। वॉल्यूम मतलब अब ये जो वॉल्यूम हम क्रिएट करेंगे ये हम सर्वर पे डायरेक्ट माउंट करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम का नेम हम यहाँ पे डाल देते हैं यूजर डेटा। यहाँ स्पेस हम GB TB दोनों में सेलेक्ट कर सकते हैं या KB में भी कर सकते हैं। ऊपर हमको साइज दिख रहा है, पूल A में साइज, टोटल साइज कितना है। ओके, तो कुछ हम साइज इसको छोड़ देंगे, कभी अगर ज़रूरत पड़ी इनकेस तो हम इसमें साइज बढ़ा भी सकते हैं। तो ये अगर पूरा लेंगे तो 38 TB हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 35 ही ले लिया, थोड़ा सा छोड़ के रखते हैं इसको। तो एक हमारा एक पूल बन गया है, ये सॉरी एक वॉल्यूम बन गया है। अब हम केवल अभी एक ही वॉल्यूम के साथ दिखा दे रहे हैं आपको, फिर आप मतलब जो भी अदर्स हैं वो आप कर लेना, क्योंकि ये नहीं तो वीडियो बड़ा लेंथी हो जाएगा। वो लास्ट वीडियो हमारा था वो 1-1.5 घंटे का था, तो लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन सेम वॉल्यूम ऐसे ही क्रिएट होंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, सर्वर एंड पे जाके दो चीज़ें इंस्टॉल करनी है, तो ISKG इनिशिएटर और MPIO। तो सर्वर मैनेजर में जाना है, ऐड एंड फीचर में जाना है, नेक्स्ट करना है, रोल बेस फीचर बेस इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है। इस पे मल्टीपाथ IO पे आपको क्लिक करना है, जस्ट नेक्स्ट करना है, और रिस्टार्ट अगर रिक्वायर्ड होगा तो आप लगा देना, तो रिस्टार्ट होगा, रिक्वायर्ड तो ले लेगा, 10-22 उसको इंस्टॉल कर देगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, वीडियो को हम स्किप कर लेंगे थोड़ी देर के लिए।
ठीक है। अब टूल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी, एक ISKG इनिशिएटर और एक MPIO। तो हम MPIO पहले ही चलेंगे। MPIO पे क्या करेंगे, डिस्कवर मल्टीपाथ। यहाँ पे आप जैसे डिस्कवर मल्टीपाथ करोगे तो डेल EMC का ME5 जो हमारा स्टोरेज का नाम आ जाएगा, जस्ट उसको क्लिक करके और ऐड करना है। ओके, अभी हमको क्या करना है, दूसरा ISKG इनिशिएटर खोलना है और डिस्कवरी में जाके हमने जो स्टोरेज पे IP डाले थे वो IP यहाँ पे डालने हैं। दोनों IP हम इसलिए डालेंगे कि वही सेम चीज़ कि अगर हमारा एक कंट्रोलर डाउन होता है या एक केबल ख़राब होती है या किसी भी वजह से पावर डिस्कनेक्ट होता है तो हमारा दूसरे से वॉल्यूम अप रहे, वॉल्यूम डाउन ना जाए। तो हम इसको ओके कर देंगे 50 और 51। ओके, ये दोनों हमने ऐड कर दी हैं, इसको जस्ट ओके कर देंगे। अभी हम चलेंगे, अभी ये रिक्वायर्ड हो गया, देखो रीस्टार्ट रिक्वायर्ड हो गया, रीस्टार्ट कर लेना आप लोग। मैंने रीस्टार्ट करके दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ। DixMGMD.MSC में चलेंगे। तो यहाँ पे अनलोकेटेड आपको स्पेस दिख रहा होगा, ये जो डिक्स 5 है ना, 4 5, तो ये वही LAN है जो हमने वहाँ पे कॉन्फ़िगर किए हैं। तो पहले इसको जस्ट हमको इनिशिएट डिक्स करना है। डिक्स 2 GPT में करेंगे, MBR में नहीं करेंगे क्योंकि MBR में कम साइज आता है, GPT में मैक्सिमम साइज आता है। फिर इसको हम ऑनलाइन करेंगे न्यू वॉल्यूम करके। नेक्स्ट, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो डिक्स का, तो मैंने जस्ट नेक्स्ट किया हुआ है। ये हमें दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपको, जस्ट मतलब वीडियो बनाने के लिए मैं ये कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। इसको मैं फिर से दोबारा से कॉन्फ़िगर करूँगा, आप लोगों को समझ में आ जाए, बस उसके लिए ये कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो ऐसे ही सारे हमको बस इनिशिएट करने और ऑनलाइन करने। फिर हम दिस PC में आएंगे, लाइक माई कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पे देखोगे ना, तो ये सारा देखो यूजर डेटा हमने वहाँ पे डाला था 31 TB का, तो हमने यहाँ 31 TB हमको देखने को मिल गया। बाकी का ये 37 TB 127 TB देखने को मिला, ये हमारी SASकी ड्राइव है। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी स्टोरेज की हो गई है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। कीप ऑन माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है किसी भी तरह की स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन करने में, चाहे वो डेल का हो, HP का हो या नेटगियर हो, तो यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर एंड यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन माई सेम नंबर। ओके।